स्थानीय विधायक मेरे साथ क्यों चुनाव प्रचार में जाते, स्थानीय मंडल मेरे साथ क्यों प्रचार में नहीं जाता, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं जो अपने आप को तथाकथित लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपने आदमी वहाँ पे भेज के जो हमारे यहाँ का बेटा था जिसकी वहाँ मौत हो गई थी, तो उसको वहाँ हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार कराया। वहाँ पे थोड़ा मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे दफनाया जाता है। मैं पहले भी अपनी जेब से करता था, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो ऊपर से पहले पैसा आता था वो उन लोगों के घरों में लगता था, उन लोगों की ज़मीनों में लगता था। जनता को पता भी नहीं है कि पैसा आया कितना और गया कितना। 90 लाख रुपए का बजट आता था। तो वैसे तो मैंने नहीं सोचा एमएलए से बनने के लिए। अगर मेरी जनता अगर चाहेगी क्षेत्र का विकास करने के लिए, अगर कुछ इस तरह का आगे कुछ बनेगा तो उस समय की बात है, उस समय देखा जाएगा। इस तरीके की गुटबाजी बीजेपी में क्षेत्र में हो रही है पूरे भद्रोता में। देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। This report is sponsored by New Malhotra Jewelers, shop number 1, Chauhata Bazaar, Mandi, giving you a new style. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है आप देख सकते हैं, यह है चंद्रमोहन शर्मा, जो सोशल सर्विस की फील्ड में इस क्षेत्र में पूरे सरकाघाट, भद्रवाड़ और पूरे मंडी जिला में अपना एक अलग नाम, अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। और इनसे जानेंगे कि क्यों ये पॉलिटिक्स में एंटर किए एकदम से, और क्या इन्होंने अभी तक का इनके प्रोफाइलिंग है, इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या रही है, इनके जीवन की क्या कहानी रही है, वो आपको बताएंगे। इस इंटरव्यू के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसा आने वाला है जो आपने अभी तक इनकी शख्सियत के बारे में नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले हम थोड़े पॉलिटिकल सवाल लेंगे, उसके बाद हम बीच में इंटरव्यू के बीच में इनसे पूछेंगे कि इनके जीवन के कैसे, ये कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज कहाँ पे किया, और उसके बाद क्या बिज़नेस किया, और किस तरीके की सेवाएं आज की डेट में ये कर रहे हैं, और क्या इनके फ्यूचर में एम्बिशंस हैं इस क्षेत्र को लेके, और साथ ही पॉलिटिकल एम्बिशंस। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। चंद्रमोहन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पॉलिटिक्स क्यों आपने चुना आने के लिए, जबकि आप सोशल सर्विस तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप समाज सेवा ही आपका उद्देश्य है तो आप तो वैसे भी कर सकते थे, मतलब वाई पॉलिटिक्स? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपने सोशल सर्विस के चलते पॉलिटिक्स को क्यों ज्वाइन किया। तो मैं आपको इसमें दुरुस्त करना चाहता हूं कि मैं समाज सेवा पहले भी करता था, समाज सेवा मेरा परम धर्म है, वो मैं आगे भी करता रहूँगा। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था। राजनीति में मुझे आने का जो निर्णय है वो मेरे क्षेत्र की जनता का है। क्षेत्र की जनता चाहती थी कि मैं राजनीति में आगे आऊं। मैं समय समय पर मना कर रहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन इस बार पंचायती निकाय के जो चुनाव आए, इसमें बहुत सारी जो मेरे फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे लोग जो हमारे इस क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने करीबन 80 to 90% जितने भी हमारा इलाका भद्रोता के लोग हैं, उन सब लोगों ने डिमांड करी कि आप राजनीति के क्षेत्र में आगे आओ। मैंने बार बार मना भी किया। मैंने घर पे एक मीटिंग भी बुलाई, सब बुद्धिजीवियों को बुलाया, तो सब लोगों ने बोला कि अगर क्षेत्र का आप विकास करना चाहते हैं और आप अगर सच्चे समाज सेवी हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है, इलाका को आपकी डिमांड है, इसलिए मैं राजनीति में आने का फैसला किया। ये मेरा फैसला नहीं, जनता का फैसला है। जनता का फैसला। चलिए, तो चंद्रमोहन जी का कहना है कि जनता का फैसला था कि ये राजनीति में आए। मेरा अगला सवाल है, राजनीति में आने के लिए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? जी, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जितना भी जनाधार आज इस क्षेत्र में है वो मेरा पर्सनल, मेरा अपना जनाधार है। बहुत सारे लोग मेरे साथ अपने जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने इलेक्शन में आने का ये जो पब्लिक ने निर्णय लिया, मैंने भी हाँ करी। बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे अपनी गोद में लिया, लेकिन साथ ही साथ बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पे इलेक्शन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो मेरे साथ जुड़े ही हैं, लेकिन कांग्रेस के भी जो बड़ा एक धड़ा है, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, वो सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो इस बार का जो इलेक्शन है ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हो रहा है। दोनों ही पार्टियों के लोग मेरे साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे गोद में लिया। उन्होंने इस मौके को जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं भी पार्टी के लिए आगे काम करता रहूँगा। पार्टियाँ बाद में होती है, मेरा क्षेत्र पहले है। मैं क्षेत्र को, विकास को मद्देनज़र रखते हुए
कोई आदमी मेरे पास आएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मेरा काम करो, कांग्रेस वाले आएंगे मेरा काम नहीं करो, तो ऐसा कतई भी नहीं है। मैं एक इंसान को इंसान की नज़र से देखता हूँ और सबको एक ही नज़र से देख के आगे भी काम करता रहूँगा। जी। ये बीजेपी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट और हैं जो कि काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका चेहरा रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी लोगों में बन गई थी। और एक मैं आपको बताऊं तो अंदर खाते एक बीजेपी के अंदर ही बहुत एक गुटबाजी चल रही है इस वक्त, और बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। आपको क्या लगता है वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और आपको लोगों को कैसे आप समझा रहे हैं कि नहीं भाई आप ही कैंडिडेट हैं बीजेपी के सपोर्टिंग? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा। जैसे ही चुनावी अभियान शुरू हुआ, हमारे मंडल भाजपा ने, जो हमारा यहाँ का मंडल है, उन्होंने पार्टी को मेरा नाम भेजा कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे चुनाव के लिए। और जैसे ही समय निकलता गया, नामांकन भरने का जो समय आया, उस समय भी जब मैं नामांकन भरने गया तो स्थानीय विधायक यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मेरे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी का मंडल मेरे साथ था, भारतीय जनता पार्टी के सारे महामंत्री मेरे साथ थे, मंडल के सचिव थे, पूरा मंडल मेरे साथ था। और भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी से महिला मोर्चा की अध्यक्षा वो भी मेरे साथ थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी है कौन? भारतीय जनता पार्टी का जितना भी यहाँ का मंडल है, जितने भी यहाँ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो आजकल मेरे साथ चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। आज स्थानीय विधायक जो कि ही इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ द पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो मेरे साथ आज चुनाव प्रचार में मेरे साथ है। मंडल के महामंत्री मेरे साथ थे। तो जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जनता खुद देख भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सारा मंडल किसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसके साथ है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता तो स्थानीय विधायक मेरे साथ क्यों चुनाव प्रचार में जाते, स्थानीय मंडल मेरे साथ क्यों प्रचार में नहीं जाता, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं जो अपने आप को तथाकथित लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन लोगों के साथ विधायक साहब क्यों नहीं जाते, उन लोगों के साथ मंडल क्यों नहीं जाता? मेरे लिए बड़े आदर के योग्य हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े पूजनीय हैं वो। तो मैं किसी को कभी बुरा नहीं बोलता। मेरे बारे में बहुत सारे भ्रामक प्रचार वो जरूर करते हैं, लेकिन आज पब्लिक ने सबने देखा कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंडल और पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं वो भी मेरे साथ हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक आपकी जो विक्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं एक उसमें रुकावट बन सकता है, अगर जिस तरीके की गुटबाजी बीजेपी में क्षेत्र में हो रही है पूरे भद्रोता में? देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। पूरा भद्रोता की जनता मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ हैं। जब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो बाहरी क्षेत्रों से वो लोग लेके आ रहे हैं, कुछ हमीरपुर से आ रहे हैं, कुछ धर्मपुर से आ रहे हैं, और लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप हमें वोट दें और आपकी नौकरी पक्की। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जनता पागल नहीं है, जनता सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे रहते हैं। वो पहले क्यों नहीं उन्होंने नौकरियाँ दी, अब आजकल ही क्यों वो नौकरियाँ देने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं? और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बाहर के लोगों की टीमें यहाँ पर आ रही हैं? बड़ा एक महागठबंधन बन रहा है उनके साथ। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे फर्स्ट मैन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी उनके साथ हैं, और बड़े बड़े साथ वाले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरह से महागठबंधन बन रहा है कि इसको जीतने से रोका जाए। लेकिन बड़ा प्यार जनता से मिलता है, बड़ा सम्मान जनता से मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो इस बार जिला परिषद की जीत हमारे इस क्षेत्र से होने वाली है वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। नहीं तो मैं तो क्षेत्र का विकास करना है, मैं पहले भी अपनी जेब से करता था, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ऊपर से पहले पैसा आता था वो उन लोगों के घरों में लगता था, उन लोगों की ज़मीनों में लगता था। जनता को पता भी नहीं है कि पैसा आया कितना और गया कितना। 90-90 लाख रुपए का बजट आता था। मेरे पास जो भी पैसा आएगा तो वो तो मैं जनता के बीच में लगाता है, वो तो लगाऊंगा ही, परंतु जो मैं अपनी जेब से मैं जो पैसा खर्च करता हूँ अपनी पब्लिक के लिए, वो मैं पहले भी करता था और आगे भी करता रहूँगा। तो इस तरह से मैंने ये सोचा है। आपने कहा कि पार्टी जो जैसे पार्टी की इच्छा थी, लोगों की इच्छा थी, लोगों की इच्छा तो ये भी है कि आप एमएलए का इलेक्शन लड़े यहाँ से, तो उसके क्या आपके विजन है कोई फ्यूचर में एमपी का या एमएलए का इलेक्शन? देखिए, राजनीति करना कोई विज़न है ही नहीं, कभी नहीं सोचा था राजनीति करूँगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, आप सब लोगों को विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में
हिमाचल की विधानसभा में अगर 68 एमएलए हैं तो सबसे ईमानदार और कर्मठ और इंटेलिजेंट जो एमएलए हैं वो हमारे विधायक कर्नल इंदर सिंह जी हैं। इंजीनियर हैं, आईआईटी में पढ़े हुए हैं। तो जब तक हमारे विधायक साहब हैं, जब तक वो समर्थ हैं उसको करने के लिए, तो हम उनका साथ ही देंगे आगे आने वाले समय में भी। देखिए उनसे इंटेलिजेंट कोई आदमी आ गया जो हमें लगेगा कि क्षेत्र का विकास कर सकता है, तो हो सकता है हम उनकी भी सपोर्ट करें। और पार्टी चाहेगी या पब्लिक चाहेगी, तो वैसे तो मैंने नहीं सोचा है एमएलए ये सब बनने के लिए। अगर मेरी जनता अगर चाहेगी क्षेत्र का विकास करने के लिए, अगर कुछ इस तरह का आगे कुछ बनेगा तो उस समय की बात है, उस समय देखा जाएगा। मतलब आपका है कि अगर जनता प्रेशराइज करेगी जैसे इस वक्त किया, तो आप, क्योंकि उसमें विधायकों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और बड़ी निधियां मिलती हैं और बड़ा पावर्स होती हैं उनके पास क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके, तो आप चाहेंगे कि आप खुद भी तो चाहेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए आप उस क्षेत्र में भी जाएं, उन पोजीशन पे भी जाएं। देखिए ये जनता की राय होगी। मेरी पार्टी तो बेसिकली मेरी जनता है। मेरी जनता जैसे जैसे मुझे बोलेगी मैं वैसा वैसा करता रहूँगा। मैं इसे आपकी हाँ के रूप में देख रहा हूँ इस वक्त। मैं हाँ के रूप में बता सकता, ना मैं ना के रूप में बता सकता। अच्छी ऑप्शन है कि आप जनता से राय लें। अगर मेरी जनता कहेगी तो मेरी हाँ रहेगी, मेरी जनता नहीं करेगी, मना करेगी तो मेरी ना रहेगी। चलिए पॉलिटिक्स से थोड़ा इधर, अब चंद्रमोहन जी की हम लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। हमने भी सुना है कि बहुत ही निर्धन, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, मैं भी क्योंकि इसी इलाके से आता हूं, मेरा गांव भी इसी इलाके में है, और जो वोटिंग है उसमें हमारे जो बैलेट्स होंगे उन पे इनका नाम भी रहेगा जिस दिन मैं वोट डालने आऊँगा यहाँ पे। तो मेरा ही इलाका है ये भी, तो सबको अपने इलाके को लेके तो आपको पता ही है दर्शकों, एक क्यूरियोसिटी रहती है, और जो भी सोशल फिगर या कोई बड़ी हस्ती अपने एरिया से निकलती है तो उसके बारे में जानना और एक उत्सुकता रहती है। तो मैंने भी इनके बारे में जितना जाना है, ये बहुत ही गरीबी से उभरे हैं, उठे हैं, और इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। और मैं बताऊं आपको, कोरोना टाइम में हमने खुद न्यूज़ लगाई थी, एक खबरें लगाई थी, और भी आपने अखबारों में और न्यूज़ मीडिया में देखी होगी, जो कुछ विदेशों में फंस गए थे हमारे सरकाघाट के लोग, मंडी के, तो उनको इन्होंने कितनी एफर्ट करके यहाँ पे लाया। इनफैक्ट एक बार उनकी मौत भी हो गई थी, एक शख्स थे, उनकी मौत हो चुकी थी वहाँ पर, वो इन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया, और उस वक्त आप जानते हैं कितना कन्फ्यूजन की स्थिति होती थी हॉस्पिटल्स के बीच में, सरकारों के बीच में, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। तो इन्होंने पता किया कि उनकी मौत हो चुकी है, तो वो कितने दिन बाद सर उनकी बॉडी आप लाए थे, ये सॉरी बॉडी तो नहीं, पर आपने उनका अंतिम संस्कार करवाया था अपने खर्चे पे। और देखिए जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हमारे क्षेत्र का एक आदमी, विधानसभा क्षेत्र का ही एक आदमी, सुरेश कुमार, वो सऊदी अरब में रहते थे। उनकी वाइफ का मुझे फ़ोन आता है कि मेरे ऐसे हस्बैंड की डेथ हो गई है। नहीं, डेथ नहीं होगी, उन्होंने मेरे को बोला कि वो बीमार हैं और 5 दिनों से मुझे कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। तो जब जैसे ही मैंने वहाँ पता किया, पता चला कि 5 दिन से उनकी डेथ हो गई है। वो वहीं हॉस्पिटल में बॉडी उनकी सड़ रही है, और कोई माली वारस वहाँ पर कोई नहीं था। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से बात करी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, डीसी साहब से बात करी, सब लोगों ने एफर्ट्स किए। भारत सरकार ने भी चिट्ठियाँ लिखी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत सारी उसमें कोशिश करी, लेकिन जब अंत में कुछ नहीं हुआ तो करीबन 45 दिन तक मैं दिन रात एक करके अपने आदमी वहाँ पे भेज के उस जो हमारे यहाँ का बेटा था जिसकी वहाँ मौत हो गई थी, तो उसको वहाँ हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार कराया। वहाँ पे थोड़ा मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे दफनाया जाता है, लेकिन परिवार की मांग थी कि जो चलो हमारा बच्चा तो हमारे तक नहीं पहुँच सका, लेकिन करीबन मतलब उसका जो संस्कार है वो हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से हो। तो करीबन 45 दिनों तक मैं उनकी सरकार के साथ, उनकी मीडिया के साथ, उस हॉस्पिटल वालों के साथ, वहाँ पे दूतावास के साथ मेरी लड़ाई चलती रही है, और करीबन 40-45 दिनों के बाद मैंने उनका वहाँ संस्कार करवाया है। कमेंडेबल, ये तो अपने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक इंस्पिरेशनल चीज़ है जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए, किस तरीके से समाज सेवा का जज्बा है इनके अंदर। सर अब थोड़ा सा आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, किस परिवार में आपका जन्म हुआ और क्या पढ़ाई आपने कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, उसके बाद जॉब आपने क्या किया, और आज की डेट में आप किस मुकाम पर हैं? देखिए मेरा जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ है, और गरीबी को जिस कदर नज़दीक से मैंने देखा है, मैंने आज तक उस तरह की गरीबी देखने वाला आदमी दूसरी बार नहीं देखा। तो बहुत नज़दीक से गरीबी देखी है। उसी समय सोच लिया था कि कुछ भी करूँगा, कुछ भी बनूँगा, जो भी कमाऊँगा समाज के लिए करूँगा। तो मैंने अपनी
जो एजुकेशन है वो पहले अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने पिंगला स्कूल से करी है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थौना से करी है, उसके बाद इंजीनियरिंग भी करी है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब भी करी है। अब वर्तमान में मैं वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी हूँ और हिमाचल प्रदेश सरकार में बस अड्डा प्राधिकरण में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर भी हूँ और खेल परिषद का सदस्य भी हूँ। परंतु मुझे इस बात का कोई फ़ख्र नहीं है कि मैं बड़े बड़े पदों पे हूँ। फ़ख्र इस बात का है कि इलाका बदरौता का बेटा हूँ और बेटा बन के ही आगे भी सेवा करता रहूँगा। अभी आप एक इस शख्सियत के रूप में उभर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र से, भद्रौता से। क्या विजन है आपका इस क्षेत्र को लेके? देखिए, एक विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, लेकिन सर्वप्रथम जो चीज़ें हैं मुझे इस समय आज के सिनेरियो को देख के नज़र आ रही हैं वो ये है कि एक हमारे इस क्षेत्र में कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र से मैं शुरू होता हूँ तो एक यहाँ पे अच्छा स्तरीय पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, एक अटल आदर्श विद्यालय हमारे यहाँ पे बनने का प्रस्ताव है और बड़े जल्दी 1 साल के बीच बीच में काम भी शुरू हो जाएगा उसका। तीसरे नंबर पे एक यहाँ पे स्टेडियम इस तरह का होना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। मैं करीबन 30 से 35 इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जा चुका हूँ, वर्ल्ड कप्स में जा चुका हूँ, देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ। मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो बाहर के बच्चों से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिस तरह से उनके सुडौल शरीर होते हैं, जिस तरह के वातावरण में पैदा हुए होते हैं, अगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो मेरे इलाका भद्रौता से ही कॉमनवेल्थ में मेडल लेने वाले और एशियाड में मेडल लेने वाले और ओलंपिक में मेडल लेने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक स्टेडियम मैं बनवाना चाहता हूँ। और आपको ये बताते हुए अति खुशी हो रही है कि मेरे पास सिर्फ 5 बीघा ज़मीन थी जो मेरे हिस्से में थी, वो हिमाचल प्रदेश सरकार को दान दे दी है और एक यहाँ पे बहुत भव्य स्टेडियम हमारे अपने ही गांव में बनने वाला है और 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कि यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही समय में मैं आपको यहाँ से मेडल लेने वाले बच्चे अपने इलाका भद्रौता से दे दूँगा। उसके बाद एक और विज़न है, हमारे बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं या बाहरी क्षेत्रों में जाते हैं। जब उनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन हो गई या कोई नर्सिंग वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं कोचिंग लेने के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोचिंग लेने वाले बच्चे भी हमारे होते हैं और जो दे रहा होता है कोचिंग वो फैकल्टी भी हमारे होते हैं और बहुत सारा पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है। वहाँ 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, 10-10 हज़ार रुपये उनका रहने का खर्चा होता है। तो आने वाले समय में एक सरकाघाट में इस तरह की एक अकेडमी खोलने का मेरा इरादा है कि हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है वो बाहर ना जाए, पढ़ाने वाले जो हमारे बाहर जा रहे हैं वो भी ना बाहर जाए और पढ़ने वाले भी बाहर ना जाए। एक इस तरह की वर्ल्ड क्लास एक अच्छी सी अकेडमी सरकाघाट में चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे खोलना चाहते हैं कि ताकि लोगों का पैसा बचा रहे, बाहर ना जाए और हमारे बच्चे यहीं पढ़ सकें। देखिए, तो ये अपने में एक बहुत ही यूनिक सी इन्होंने एक बात कही है, क्योंकि इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और मैंने आपका पहले भी जो न्यूज़ वगैरह बनाई है या जो जितना मैंने आपके बारे में सुना है, खुद देखा भी, हमारे चैनल ने खुद एक कुश्ती प्रतियोगिता हमने शायद कौन सी जगह पे हुई थी वो, मंडी में नहीं, एक पहले हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी आपके समीरपुर वाली साइड कहीं पे था वो, अवा देवी, तो वो भी आपने उसमें भी आपने इंटरेस्ट दिखाया था और कुश्तियों में आपको बड़ा विशेष लगा। और यहाँ भी मैंने सुना आप जो कुश्ती करवाते हैं उसका इनाम पूरे इस क्षेत्र में उतना इनाम किसी भी कुश्ती में होता नहीं जितना आपने रखा होता है। स्पोर्ट्स में स्पेशल इंटरेस्ट है। देखिए, स्पोर्ट्स में हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है और सबसे जो आजकल जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम हिमाचल प्रदेश के बच्चों को देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल आने का जो गेम है, पोटेंशियल है, वो कुश्ती है और बॉक्सिंग है। कुश्ती में हमारे बच्चे यहाँ के बड़े अच्छे होते हैं। हमारे बच्चे भी देखें कि किस तरह के जो बाहर से पहलवान यहाँ पे आते हैं, किस तरह के शरीर उन्होंने बनाए होते हैं और किस तरह के लेवल पे वो पहुँचे और किस तरह के इनाम उनको मिलते हैं। उन लोगों को, उन बच्चों को ही प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने गांव में भी यहाँ कुश्ती का बड़ा दंगल कराते हैं। विदेश से पहलवान आते हैं यहाँ और हिमाचल से आते हैं, भारत केसरी पहलवान तक हमारे यहाँ आते हैं। तो अब तो हमारा अपना स्टेडियम बन रहा है, हमारी कोचिंग भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ के उस तरह के बने जो बाहर से नाम लेके आएँ। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा हमने आपको ग्लिम्स देने की कोशिश की। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कैंडिडेट हैं यहाँ पर, बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट हैं जिला परिषद के थौना वार्ड से, जो कि सरकाघाट में। आपको ये जगह बता दूं कहाँ पर है, इलाका भद्रौता जो है आपका रिवाल्सर, क्योंकि फेमस स्पॉट आप जानते होंगे, और सरकाघाट, इसके बीच में एक वैली आती है, उसे कहते हैं इलाका भद्रौता। काफ़ी बड़ा एरिया मैं आपको बताऊं दर्शकों। तो ये पॉलिटिकल सीरीज़ जो है हमारी
इन चुनावों को लेके, उसे आप देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनके विज़न को लेके आपका क्या कहना है, इनके एम्बिशंस को लेके आपका क्या कहना है, और ये जो पॉलिटिक्स पूरी इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है भद्रोता की, उसको लेकर आपका क्या कहना है। फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो या लाइक ज़रूर करें, और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।